हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ई न्यू शिक्षा ऑनलाइन एकेडमी विद मी। आज हम लोग इस लेक्चर में कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक आ रखे हैं और क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कूलम्स लॉ के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चे, तो कूलम्स लॉ में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले तो एक बार इसे देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो कूलम्स फोर्स या फिर आप ऐसा समझो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एफ वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता था। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम इसी सेम मेथड को लेकर सेम जो हमारे लिए फिगर था, दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल उसे लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने एक चार्ज ले लिया, हमने कहा ये चार्ज है Q1 और ये एक दूसरा चार्ज है, ये ले लिया Q2। सपोज मैंने माना और इनके बीच की डिस्टेंस क्या ले ली, इसके बीच की डिस्टेंस ले लेते हैं R। मैंने अगर इस वाले चार्ज को हाथ से दबा दिया है, मतलब मैंने इसे प्रेस करके रखा है कि ये भाग ना सके। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको रोकूंगा तो इस पे एक फोर्स काम करेगा। वो फोर्स कैसा काम करेगा? दोनों के दोनों कैसे चार्जेस है बच्चे? लाइक चार्जेस हैं। और अगर लाइक चार्जेस है तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कैसी होगी? ये इसको रिपेल करेगा। तो हम इसे लिखते हैं एफ फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। मतलब जो इस चार्ज Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से Q2 मोशन में आएगा, वो फोर्स कौन सा होगा बच्चे? फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी बच्चे? उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। अब हमने क्या किया, हमने इसको पकड़ लिया और इसको रिलीज कर दिया। अगर इसे रिलीज कर दिया तो ये किस साइड की ओर भागेगा बच्चे? ये साइड, ये इस साइड की ओर भागेगा। देन इस पे जो फोर्स है वो जो काउंट होगा उसे हम कहेंगे फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड। तो ये दोनों फोर्स इस कॉम्बिनेशन पे वर्क कर रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो फोर्सेस है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं, वो चार्जेस पे वर्क कर रहा है। देन अगर मैं बात करूं इसके पोजीशन की, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टू की अगर बात करें तो इसके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही हम इसके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? R21 कैप। तो वेक्टर फॉर्म में हम F12 को कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? तो बच्चे वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो बीच की डिस्टेंस है, और डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इस साइड है। तो हमारे वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड क्या है? पोजीशन वेक्टर, ये यूज हो रहा है। दैट मींस R12 कैप। ये मिल गया हमें F12 की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही आप F21 की वैल्यू को भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे देखो, ये इस आर का कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। देन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये R21 होगा ना। हाँ, R21 होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा R12 कैप, क्योंकि डायरेक्शन हमारी ये है। इसके लिए डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में है। तो ये दो फोर्सेस हमारे हो गए, ये फोर्स 1 हो गया, ये फोर्स 2 हो गया। अब बच्चे नेचर वाइज देखो, नेचर वाइज अगर मैं बोलूं कि इन दोनों फोर्सेस का नेचर कैसा है, मतलब इनकी डायरेक्शन किधर कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। और मैग्नीट्यूड वाइज कैसे है बच्चे? तो अगर मैं बोलूं कि मान लो ये मैंने इसको यहां से रिलीज किया और इसके एक्सेलरेशन को मैं काउंट कर लेता हूं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर इसके एक्सेलरेशन को काउंट कर लिया मैंने, इसका मास मान लिया स्मॉल m है, या मान लो, या दोनों का मास मैंने स्मॉल m मान लिया है, तो अगर इसका मास हमारे पास है और इसका एक्सेलरेशन हमें मिल गया, तो हमने क्या किया? इसके फोर्स की वैल्यू निकाल ली। चलो हम इसे डिफरेंट मास ले लेते हैं, इसे भी डिफरेंट मास ले लेते हैं, सेम नहीं लेते।
तो क्या हो जाएगा m2 इंटू ए, और यहां से हम इसके भी फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते क्या है कि दोनों के दोनों फोर्सेस के जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है बच्चे वो सेम आती है। मतलब कहीं ना कहीं जो F12 की वैल्यू है मॉड ऑफ F12 इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ F21। हमें ये निकल कर आती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मतलब हम ऐसा कहते हैं जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज डिफरेंट है, अपोजिट है। तो ये कोई लॉ है काइनेमैटिक्स का, या आप ऐसा बोलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। तो कौन सा बच्चे आप इसको जानते हो, ये क्या है बच्चे? मैं कहूंगा डायरेक्शन इन, या इन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लिखता हूं, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये किसको फॉलो कर रहा है? ये तुम्हारा एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है, जिसे हम थर्ड लॉ कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है कि नहीं? मतलब ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है बच्चे? ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये फॉलो कर रहा है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीट्यूड वाइज कैसा है बच्चे? सेम है। डायरेक्शन वाइज कैसा है? अपोजिट है। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर डायरेक्शन वाइज अपोजिट है तो इसकी डायरेक्शन हम, जरूरी है कि लाइन ऑफ एक्शन में लें? हम इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी भी तो ले सकते हैं, ये मान लो Q1 है, ये इधर है, ये मान लो Q2 है, ये इधर है। उसने इमेजिन किया, ठीक है ना? तो इसके लिए क्या ये पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं पॉसिबिलिटी बन रही, ये गलत है। ठीक है, जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो हमेशा इस लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये शर्त है। मतलब आप बोलोगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्शन along the line joining। अब आपको पता है ऐसे फोर्सेस को कौन सा फोर्स कहते हैं? हाँ बच्चे, बिल्कुल सही बात है, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो हम बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सेंट्रल फोर्स कहते हैं, और सेंट्रल फोर्स अगर है और मैग्नीट्यूड वाइज सेम है तो ऐसे जो फोर्सेस हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तरीके का कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स। दैट मीन्स force is independent, independent of, sorry, work, work done is independent of path। ये मिल गया हमें, ठीक है ना? तो ये चार प्रॉपर्टी है जो कि हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या समझ में आया बच्चे? ये जो फोर्सेस होते हैं ये कौन से फोर्सेस होते हैं? ये कंजर्वेटिव होते हैं। जो ये फोर्सेस है वो एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करते हैं। जो इनकी डायरेक्शन होगी वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी। और ऐसे फोर्सेस को कौन सा फोर्स कहते हैं? ऐसे फोर्सेस को बच्चे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। इतनी प्रॉपर्टी हमें अभी तक मिल गई। देन इन जनरल फॉर्म हम इसे क्या कह सकते हैं? इन जनरल फॉर्म जो आपके फोर्स की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये हमारा एक जनरल फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आपको पता है जो आर कैप की वैल्यू होती है वो आर अपॉन आर के इक्वल होगी, वेक्टर आर अपॉन आर। देयरफॉर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये भी इसका एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है।
तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसी पे बेस्ड है, ये जो सेंट्रल फोर्सेस कह लो, कंजर्वेटिव फोर्स कह लो, इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने माना, क्या माना, मैंने एक चार्ज मान लो ये ले लिया और दूसरा चार्ज मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि ये 4 कूलम है, ये है 8 कूलम, ठीक है। और मान लो इसका मास है 2 kg, इसका मास कुछ है 4 kg। और इसको यहाँ पे इसको तो फिक्स्ड कर रखा है, ठीक है। इसको यहाँ से रिलीज किया तो मान लो थोड़ी दूर तक पहुंच के इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी मिल रही है हमें, इस चार्ज की वेलोसिटी जो मिल रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी मिल रही है 2 मीटर पर सेकेंड है। मतलब कहने का ये है कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा तो उसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। देन इस वाले चार्ज की इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमें निकालनी है। देखो हमने अभी कूलम्स लॉ के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, और हम कहां पहुंच गए बच्चे, हम पहुंच गए काइनेमैटिक्स पे, ठीक है। तो सिंपल सा काइनेमैटिक्स का रूल लगा लो। अब आपको पता है कि इस कॉम्बिनेशन पे इस कॉम्बिनेशन पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे आपको पता है ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, अदरवाइज अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ना, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो नेट फोर्स काम कर रहा है इस पे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम इसे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे यूज कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स है वो आपका क्या है, वो आपका 0 है। अगर नेट फोर्स 0 होता है, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, आप ऐसा समझ लो, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप कह सकते हो कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चे, उसकी वैल्यू भी 0 होगी, चेंज ऑफ मोमेंटम। या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस रूल को यहाँ पे लगाओ तो आप कह सकते हो ना कि इस पॉइंट पे मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, फोर्स मोमेंटम m इंटू वी, तो आपको मिल गया 4 इंटू 2 माइनस इस पॉइंट पे इसका मोमेंटम अगर मैं कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू वी इक्वल्स टू 0। क्या मिल गया, आपको मिल गया 8। या आप ऐसा समझ लो कि 2v इज इक्वल टू 8। मतलब आपको यहां से v इज इक्वल टू मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छी बात। मतलब कहीं ना कहीं काइनेमैटिक्स से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन था। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं बोलूं सेम क्वेश्चन को मैंने लिया, मैं कहता हूं ये है Q1, ये है Q2, इसका मास है M1, इसका मास M2 और रिलीज करने पे इसने इस साइड x1 डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है ना। तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x2 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, सिंपल रूल है, आप लगा दोगे m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे बहुत ही सिंपल होते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसीलिए एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्लियर है। ओके, देन इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने क्या किया, एक चार्ज ले लिया, का ये चार्ज है Q1, और एक दूसरा चार्ज ले लिया, मैंने कहा इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ Q2, ठीक है ना। और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ है, ठीक है। तो इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, तो बहुत आसान सी बात है, आप कहोगे इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, क्योंकि कैसे हैं ये अनलाइक चार्जेस हैं। मैंने बोल दिया F12, ठीक है ना, ये हमें फोर्स काम कर रहा है। देन मैंने एक तीसरा चार्ज लाके यहां भी रख दिया Q3। अब देखो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है या लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है ये रही, तो इस पे एक और फोर्स काम करने लग गया। अभी जब सिर्फ Q2 था, सिर्फ माइनस Q2 था, तो सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा था। देन जैसे ही Q3 आ गया, इस पे एक और फोर्स काम करने लग गया, और मैंने कहा उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, F13 है।
अब क्या F12 की वैल्यू या इस पे लगने वाले जो इस तरफ फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंजेस आ गए, कोई कमी आ गई? इसको माइनस Q3 लिख रहा हूं, तभी ये डायरेक्शन होगी, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चे, मतलब इस थर्ड चार्ज के आने पे इस F12 पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ एनी अदर चार्ज। मतलब किसी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरैक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है किसी थर्ड चार्ज के आने या ना आने के। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता थर्ड चार्ज के आने या ना आने से। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो इस चीज को हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बच्चे, देखिए, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ अदर चार्जेस। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। मींस इस थर्ड चार्ज के आने या ना आने से इस F12 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। जब सुपर पोजिशन आएगा तो उसके लिए ये प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, मैं उसे भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। आपके जेई मेंस में आया हुआ था कि दो चार्जेस हैं। क्या क्वेश्चन था? एक चार्ज मैंने ले लिया Q1, एक चार्ज मैंने ले लिया Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस को 1 मीटर मान लिया। देन क्वेश्चन था फाइंड द मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम इन दोनों के बीच में लगने वाले मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की वैल्यू बताइए। मैं इसके एग्जाम ऑप्शन दे सकता हूं लेकिन देने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे? चलिए देखिए। अब देखो बच्चे, मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की बात कर रहा है, तो इसके मिनिमम होने के लिए पॉसिबल क्या है? एक तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पे तो कांस्टेंट अप्लाई कर दिया कि 1 मीटर वो है ही। तो बच क्या रहा है? चार्ज। तो किसी भी चार्ज की मिनिमम यूनिट कितनी होती है? तो आपको पता है, स्मॉल ही। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? के इंटू Q1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर, मतलब के इंटू ई स्क्वायर। यही आपका बच्चे आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यही ये ऑप्शंस गिवन भी था और यही आपका आंसर भी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इस चैप्टर में या फिर आप ऐसा समझो कि ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेक्टर। आपको वेक्टर की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर वेक्टर है, ये चैप्टर के न्यूमेरिकल पूरा का पूरा वेक्टर पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, कैसे समझो। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देन धीरे धीरे मैं इसके लेवल को बढ़ाता रहूंगा। मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है और इन सब पे चार्ज की वैल्यू Q है, Q कूलम मैंने मान लिया है। ठीक है, जबकि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल है। देन इन तीनों में से किसी भी एक चार्ज पे फोर्स की वैल्यू बताओ, नेट फोर्स की वैल्यू बताओ। आपका ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ या इसी की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट इस पे इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे कि इस ये वाला जो है ए मान लेते हैं, इसे इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। सी की वजह से ए पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही बी की वजह से ए पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये रहा। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये सारे के सारे एंगल कितने बच्चे? 60 डिग्री, क्योंकि सबके साइड्स कैसे सेम है ना?
तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है ये प्रॉब्लम बन गई आपकी काइनेमैटिक्स की। तो अगर काइनेमैटिक्स नहीं, वेक्टर की बन गई। अगर दो वेक्टर वर्क कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल के एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, देन नेट फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते थे? तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू सेम है, इसे F नेट बोल देता हूँ। तो आप कह सकते हो, और नेट भी क्यों, इसे मानते हैं एफ ए, हम ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, एफ ए। तो F² + टू F² कॉस, बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा? तो बच्चे 60 डिग्री होता है 1/2, टू कट गया, मतलब √3 F², दैट मीन्स √3F। तो क्या मिल जाएगी वैल्यू आपको, √3 KQ² / ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। मैंने इस ट्रायंगल की जगह पे एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और इसके वर्टिसेस पे अभी फिर से मैंने क्या किया, सेम चार्ज रखा, क्यू 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 क्यू, ठीक है, और ये डिस्टेंस मैंने ए ले ली, सारी डिस्टेंस कैसी है, ए है। देन किसी भी एक चार्ज पे फिर से हमें फोर्स की वैल्यू बताओ, नेट फोर्स की वैल्यू। तो इसे कंसीडर कर लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, देन ये 4 है। तो इस 4 पे ही कंसीडर करते हैं। तो 4 पे अगर मैं 3 की वजह से बोलूं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब आप इसे लिख सकते हो F फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ठीक है ना। ऐसे ही इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आप बोलोगे फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। ऐसे ही बच्चे ये देखो, इस क्यू मतलब सेकंड की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कितनी हो जाएगी, F फोर्स ऑन 4 ड्यू टू सेकंड। अब एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, आपको इसके बारे में नॉलेज है बहुत अच्छे से, स्क्वायर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, या नहीं भी 45 होगा तो आप क्या करो, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर लो। तो रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो वो इसी डायरेक्शन में आएगा। ये 3 है, ये 1 है, मैं इसे मान लेता हूं F3 1, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिल गया इस डायरेक्शन में, और F42 भी हमें मिल गया इस डायरेक्शन में। तो F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F नेट की वैल्यू हो जाएगी F42 + F31। अब इसे निकालने का कोई मतलब कोई अब बचा ही नहीं कुछ। अगर आपको वेक्टर की नॉलेज है तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ये बच्चे ए है, ये ए है, देखिए F43 की अगर बात करें हम, तो F43 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ² / A², ठीक है ना। ऐसे ही यही सेम वैल्यू होगी F41 की भी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन बच्चे जब हम F42 की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी बदल जाएगी, KQ²/, अब हमें इसके डायगोनल की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है ये A है, ये A है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2A। √2A मतलब आप बोलोगे 2A², ठीक है ना। तो इन तीनों की वैल्यू को आप पुट करो, पुट करके वैल्यू निकालो, आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक तो प्रॉब्लम ये होगी। अब देखो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक नई प्रॉब्लम बनाते हैं। मैंने क्या किया, फिर से स्क्वायर लिया और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे मैंने फिर से चार्ज रखे, कैसे चार्ज रखे, सेम चार्ज रखे, क्यों। देन इसके सेंटर पे एक और चार्ज रख दिया, क्यू। इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है, आपने ग्रेविटेशन में मास को लेके कर रखा है, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों 0 होगी बच्चे, इन दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन ये इस साइड आ जाएगी, इन दोनों की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। ऐसे ही चारों साइड में सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस वर्क करेंगे।
तो ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे, बच क्या जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब अगर मैं इन सब में से किसी एक चार्ज के वैल्यू को बदल दूं, चलो अगले पार्ट पे आते हैं। मैंने इस बार क्या किया, इस बार मैंने प्रॉब्लम तो सेम ली, लेकिन चार्ज की के नेचर को बदल दिया। ये क्यू था, ये क्यू था, ये माइनस क्यू है, ये क्यू है, और ये भी क्यू है, सेम था, ये प्लस था, इसको माइनस कर दिया। अब क्या होगा, तो बच्चे इन दोनों की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, इस पे दो फोर्सेस काम करेंगे, इन दोनों की वजह से एक फोर्स काम करेगा इधर, दूसरा इन दोनों की वजह से ये फोर्स काम करेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपल, यही आपका एफ नेट हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, ये सारी डिस्टेंसेस क्या है बच्चे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, मैं इसलिए सिर्फ मेथड लेके चल रहा हूं। ओके बच्चे। अच्छा, अब देखो इनकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो चाहो तो। अगर मैं बात करूं, ये 1 ले लेते हैं, इसे 2 ले लेते हैं, और इसे ओ ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो जो एफ एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 2, इन दोनों का सम होगी। अब इन दोनों की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप कैसे निकालोगे बच्चे, ये पता है ये कितना होता है आपका, डायगोनल डायगोनल होता है आपका, इसको 1 किया, इसको क्या बोला है 2, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ठीक है ना। तो ये जो 1 ओ, ये जो आपका 2O, ये जो आपका 3O, ये जो आपका 4O डिस्टेंस है, इन सब की वैल्यू क्या होगी, डायगोनल का हाफ, और डायगोनल क्या था √2a, तो क्या हो जाएगा, ये a/√2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारी वैल्यूज आपको पता है, आप बहुत ही आराम से अब निकाल सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को निगेटिव कर दिया अगले प्रॉब्लम में। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अब देखो सारे केसेस एक साथ ही डिस्कस कर ले रहा है फोर्सेस को लेकर। अब मैंने इन चारों कॉर्नर को तो ऐसे ही रखा, इसका भी नेचर बदल दिया -q, और इसका भी नेचर दिया -q। ठीक है, और ये अभी भी q है, ये अभी भी q है, इस पॉइंट पे भी चार्ज को ले लिया q, जबकि साइड्स क्या है, साइड सेम है। तो अब क्या होगा बच्चे, मान लो ये 1 है, अगेन ये 2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.4 है, तो इन दोनों की वजह से, भाई 1 और O की वजह से फोर्स की डायरेक्शन इस साइड, और इन दोनों की वजह से भी डायरेक्शन इसी साइड मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही इधर भी दो वेक्टर मिल जाएंगे हमें फोर्स के। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा बच्चे, नीचे की ओर। ठीक है ना, तो आप लोग के लिए ये होमवर्क है, इसे आप लोग निकालोगे, एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ऐसे ही बच्चे बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह पे हेक्सागन ले आते हैं। मैंने क्या किया, एक हेक्सागन यहाँ पे यूज कर लिया, हर एक कॉर्नर पे चार्ज को लाके रख दिया। बच्चे चाहे हेक्सागन हो चाहे पेंटागन हो, सारे प्रॉब्लम्स एक जैसे होंगे, मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, सारे के सारे कैसे हैं, सेम कूलम के चार्ज है। और मान लो इनकी ये जो डिस्टेंसेस है ए है, तो चाहे तो किसी एक पे तुम फोर्स निकालो, या फिर तुम इस पॉइंट पे भी एक चार्ज रख दो, नेट फोर्स इस पे बताओ, तो कितना होगा, नेट फोर्स तो 0 ही होगा। भाई हर एक चार्ज सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपनी तरफ खींच रहा है, तो सब तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है कि नहीं, तो नेट फोर्स तो 0 ही मिलना है। अब ये सारी चीजें तो थोड़ी सी मतलब बेसिक्स हो गई। अब इनसे मिलने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हम लोग उसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लॉक लिया, क्लॉक बनाया, ये, ठीक है, क्लॉक आपको पता ही है,
इस तरीके से और चलो इन पे कुछ चार्जेस भी रख देते हैं, चार्जेस को भी क्लॉकवाइज रखते हैं। 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम एंड ये 12 कूलम। इस तरीके से इस पे चार्जेस रखे हुए हैं। अब मैंने क्या किया, इसके सेंटर पे, और मान लो इसका रेडियस कितना है, 1 मीटर, 1 कूलम का चार्ज लाके रख दिया, ठीक है ना, 1 कूलम का चार्ज लाके रख दिया। तो 1 कूलम पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है। इस 1 कूलम पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? ओ, लिख देता हूं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन ओ। ओ पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए बच्चे, तो मैं फिर से एक बार इस फिगर को ड्रॉ कर देता हूं, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, अच्छा नहीं बना, वेट। हम्म, ये रहा। हम्म, अब बच्चे देखो, ये है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बच्चे क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, थोड़ा सा समझ जाओ बस, ठीक है ना। कैसे, समझो। अब अगर मैं इस 12 और 1 के बीच में फोर्स को काउंट करूं, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सोच के बताओ। मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं ऐसा कर रहा हूं, चार्जेस के बिहाफ पे ले रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस तो 1 है, और उसके के ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 12 के। अगर आप समझ पा रहे हो तो 12 के कैसे आ रहा है बच्चे, के इंटू 12 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 12 के नहीं आएगा, है ना, के की वैल्यू नहीं रख रहा। ऐसे ही बच्चे अब आते हैं 1 पे, तो 1 जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, किधर लगाएगा बच्चे, वो लगाएगा इस साइड, ठीक है ना। भाई ये 1 इस 1 पे इस साइड की ओर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, तो ये लगाएगा 1 के। अब देखो ये 2, अच्छा थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज थोड़ा सा पंगा है, ये 1 इस साइड क्यों लगाएगा, ये 7 की तरफ, 1 के, क्योंकि 1 1 है। अब देखो ये 2 किधर लगाएगा बच्चे, ये 2 8 की तरफ लगाएगा, है ना। तो 2 और 1 का ये कितना हो जाएगा, ये 2 के हो जाएगा। ऐसे 3 किधर लगाएगा, 3 बच्चे इधर लगाएगा, 3 के। अब देखो यही सीक्वेंस पूरा बनता चला जा रहा है। इस साइड बच्चे क्या हो जाएगा, 4 के, इस साइड क्या हो जाएगा बच्चे, 5 के, इस साइड क्या हो जाएगा, 6 के, इस साइड क्या हो जाएगा, 7 के, इस साइड क्या हो जाएगा, 8 के, इस साइड क्या हो जाएगा, 9 के, इस साइड क्या हो जाएगा, 10 के, और ये मिल जाएगा हमें 11 के। अब ये रहा 6 के, ये रहा 12 के, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा बच्चे, नीचे की ओर आएगा। तो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये रहा नीचे की ओर कितना 6 के, तो मैं इसे एफ मान लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा 6 के इज इक्वल टू एफ, मैंने क्या माना, 6 के इज इक्वल टू एफ। अच्छा अब जरा यहां पर आओ, ये है 11 के इधर, ये है 5 के, तो 11 माइनस 5 अगेन 6, अगेन 6 मींस एफ
अब देखते हैं 10 और ये 4 है, 10 माइनस 4 अगेन 6, फिर 9 माइनस 3 अगेन 6, डायरेक्शन पे ध्यान देना। ऐसे ही 8 माइनस 2 अगेन 6, मतलब फिर से f, एंड 7 माइनस 1 अगेन 6। और खास बात क्या है, इन सबके बीच की जो एंगल है वो कितनी होगी, वो बच्चे 30 डिग्री। हर एक के बीच की कितनी होगी, 30 डिग्री। तो हमें रिजल्टेंट तो मिल गया हर एक डायरेक्शन में, है कि नहीं। अब बच्चे देखो, इसका, इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का के कंपोनेंट को ब्रेक करो। ठीक है, ये यहां से 30 डिग्री पे है, ये यहां से 60 डिग्री पे। समझना, मैंने एक फोर्स इधर ले लिया है, ये था हमारा F, और एक नीचे ले लिया, इसे मान लिया अगेन F। मतलब मैं इसे और इसे छोड़ रहा हूं। अब अगर मैं इसका कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी तरफ लूंगा तो क्या होगा, F cos 30, क्या होगा, F cos 30 डिग्री। और ऐसे ही इस वाले का, इस वाले का ये भी 30 डिग्री है ना, इसका नहीं, इसका नहीं बच्चे, इस वाले का। इसका अगर मैं इस साइड लूंगा तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, अगेन मिल जाएगा F cos 60 डिग्री, है कि नहीं। अब इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, अगर वर्टिकल कंपोनेंट, भाई हॉरिजॉन्टल तो मैंने लिख दिया, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करो तो वर्टिकल कंपोनेंट मेरे ख्याल से यही दोनों है। सही बात है, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 30 डिग्री है ना, इसे भी 30 डिग्री लो। अब देखो, इन दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये शो हो गए, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ऊपर की ओर भी आएगा f sin 30, नीचे की ओर भी आएगा f sin 30, कैंसिल आउट। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं हम इस वाले पे, इसको 3 बार मैं शो कर रहा हूं, ऐसे 3 टिक शो करता हूं। अब इन दोनों का भी इस साइड की जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, एक कंपोनेंट आ जाएगा f cos 60 डिग्री, और एक आ जाएगा f cos 60 डिग्री। और फिर से इन दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट देखो, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे हो गया, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब अब यहाँ पे ये टोटल फोर्स आपके सामने है। एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा है, ये मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका माइनस वाई एक्सिस है। तो इस वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे लिखोगे। तो जो नेट फोर्स इस ओ पे मिल रहा है, नेट फोर्स जो हमें ओ पे मिल रहा है एफ ओ, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से समझना, जो एक ये वाला था प्लस 2f cos 30 डिग्री प्लस 2f cos 60 डिग्री आई कैप माइनस एफ जे कैप। बच्चे देखो ना, ये वाला किस डायरेक्शन में, ये वाला वाई डायरेक्शन है, मतलब माइनस जे कैप माइनस वाई में है, तो माइनस जे कैप, और ये तीनों की तीनों एक्स एक्सिस में है कि नहीं। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो बहुत आराम से। सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हो, या चलो मैं कर ही देता हूं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स ऑन ओ इज इक्वल टू प्लस 2f cos 60 डिग्री प्लस 2f cos 30 डिग्री माइनस इंटू आई कैप माइनस एफ जे कैप। अब f की वैल्यू कितनी थी, 6k। 6k कैसे समझ में आ रहा होगा आपको, प्लस 6 टू जा 12k, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस 12k cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू आई कैप माइनस 6k जे कैप। तो ये 2 से 2 गया 6, 2 से 2 गया 6, तो पूरे में से 6k तो कॉमन हो गया।
है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बन जाएगा बच्चे 2 + √3 आई कैप माइनस जे कैप, ये मिल गया आपको आपका आंसर। ठीक है, 6 के 12 के ये बिल्कुल ठीक है, +√3 6√3 के, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये मिल जाएगा हमें आंसर। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। हाँ बच्चे, अब एक चीज और आप लोग देखो, आपको अगर इसके नोट्स भी चाहिए होंगे, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो नोट्स हैं ये भी आप लोग पा सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं सारे के सारे डीपीपी, आपके जितने भी ये नोट्स हैं वो सारे के सारे मैं सेंड करता हूँ। और आप उसे टेलीग्राम पे सर्च करोगे, ई नीव शिक्षा, ठीक है। ये दो लिंक है, ये 11th 12th और नीट मेंस के लिए आपका ई नीव शिक्षा है। अगर आपके जानने में 9 10th के ही बच्चे हैं तो इसी के आगे आप लगा दो फाउंडेशन, ई नीव शिक्षा फाउंडेशन, ठीक है। ये 9 10th के लिए बच्चे, 9 एंड 10th के लिए है। तो यहाँ से आप 9 10 के मटेरियल पा सकते हो, डीपीपी पा सकते हो, और यहाँ से आप 11th एंड 12th के मटेरियल और डीपीपी पा सकते हो, ठीक है। सारी की सारी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। बाकी आपके जो भी फ्रेंड हैं या फिर हैं, मतलब मेरे लिए आप लोग इतना कर सकते हो कि भाई इस चैनल को आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगले एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। अब ये तो एक बच्चे एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा नहीं, अच्छा ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी के जैसा एक और मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उसमें भी थोड़ा सा दिमागी कसरत लगेगी आपकी। कैसा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन सोचने वाली बात है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे भी गए हैं, और थोड़ा सा अलग अलग फॉर्मेट वाइज पूछे गए हैं, लेकिन सबका बेस कैसा है, सेम है। आपको बेसिकली उसके बेस से मतलब है कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन को आप समझ गए तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कैसा भी हो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी। मैंने क्या किया है, एक चार्ज ले लिया Q1 और दूसरा चार्ज यहां ले लिया Q2, ये ले लिया। और मैंने माना कि जो Q1 चार्ज है ना, ये बच्चे पहले तो फिक्स्ड है यहाँ पे, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तीसरा जो सरफेस है इसका, ये जो प्लेन है ये कैसा है बच्चे, ये फ्रिक्शनलेस है। मतलब हम इसमें ना म्यू की बात करेंगे ना ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। और मैंने माना कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है R1, और मैंने मान लिया Q2 का मास है m। इसे मैं यहां से रिलीज करता हूं, इस पॉइंट से इसे मैं रिलीज करता हूं। मैंने कहा ये यहां से क्या हो रहा है, ये यहां से रिलीज हो रहा है। तो रिलीज होगा तो क्या होगा, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकता, ये मूव करेगा तो ये मूव करता करता कुछ यहां पहुंचेगा। तो इस पॉइंट पे इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ये आपको निकालनी है। जबकि ये डिस्टेंस दे रखा है कि किस डिस्टेंस पे निकालना है आपको, ये है R2 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस पे निकालना है। अब ये क्वेश्चन बच्चे ऐसा भी बोल सकता है, इसको थोड़ा सा चेंज करके, कि हमने क्या किया है, एक इस तरीके से सर्कुलर सरफेस लिया रिंग शेप में, और इसको मैंने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज दिया। और इस समय इसका रेडियस कितना है, R1 है। तो क्या करेगा ये अपने आप अपना रेडियस एक्सपेंड करता है, और इस तरीके से करता है कि फोर्स किसका फंक्शन है, ये R का फंक्शन है, और इसने एक्सपेंड करके कितना कर दिया बच्चे, R2 रेडियस कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, इस रेडियस पे, इस R2 रेडियस पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। दोनों जगह पे आप, एक जगह पे वेलोसिटी के साथ निकाल लो, एक जगह पे आप पोटेंशियल का निकाल दो और उसे वर्क के इक्वल कर दो। मैं एक और मेथड बताता हूँ, बहुत आसान सा है। ठीक है, अब देखो काइनेमैटिक्स से रिलेटेड है, ये भी कहीं ना कहीं वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट ये, इस पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। हमने कहा ये डिस्टेंस है, मान लो x, ये डिस्टेंस कितनी है x। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू होगी F, जो कि फंक्शन किसका है बच्चे, x का है, उसको आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे फोर्स is a function of x is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon x square। ठीक है ना, इस पॉइंट पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कुछ इतनी होगी। अब आपको मैंने बता रखा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मान लो ये मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा, जो मास होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वही कहीं ना कहीं आपके एफ इंटू एफ के इक्वल होगा, जो कि एक्स का फंक्शन है। तो आप लिख सकते हो ना, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन, या इसे सीधे के लिखता हूं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसे आप कह सकते हो A इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम, मास से डिवाइड कर दिया। अब बच्चे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को आप लिखते हो v dv बाई dx इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया v dv इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन m इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो इसकी इस पॉइंट पे स्पीड कितनी थी, 0। हमें कहां पे निकालनी है, v निकालना है, तो v मान लेते हैं। जबकि इस पोजीशन पे इनिशियल उसका रेडियस क्या था, r1, फाइनल रेडियस क्या है, r2। इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर मिल गया। तो चलो इंटीग्रेट करते, तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई 2, है ना। अब यहाँ पे क्या बच्चे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, के Q1 Q2 अपॉन m। तो आप लिख सकते हो के Q1 Q2 अपॉन m माइनस 1 अपॉन एक्स, R1 से R2 तक। तो यहां से मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के Q1 Q2 अपॉन m। पहले मैं लोअर रखता हूं, माइनस साइन हट जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देन v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट 2 के Q1 Q2 अपॉन m 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये मिल गया बच्चे हमें आंसर। आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत सिंपल सा है, आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बच्चे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दम था, बिल्कुल दम था, चाहे क्वेश्चन इस तरीके से बोले चाहे क्वेश्चन इस तरीके से बोले, दोनों का मतलब बच्चे सेम ही है। ठीक है ना, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे भी हमेशा के लिए तैयार करोगे। ये आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का आया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए। बच्चे हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, वेक्टर के सारे प्रिंसिपल लगा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वेक्टर भी मैथमेटिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। अब मैथमेटिकल फिजिक्स की एक आइडेंटिटी है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले उसे समझ लेते हैं। वो आइडेंटिटी कहती है बच्चे कि ln 1 प्लस एक्स, इसका जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है बच्चे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाई 4
प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट, मतलब प्लस माइनस करके इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाता है। अगर इफ x की वैल्यू को 1 पुट कर दें तो यही जो आइडेंटिटी है क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और इस सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, इस सीरीज को हम कह देंगे, तो हम लोग याद रखेंगे। अब इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कैसा आता है बच्चे, अगर ये आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझिए। हमने क्वेश्चन लिया, एक कोऑर्डिनेट बना लेते और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस सेंटर पे ले लिया मैंने 1 कूलम का चार्ज, और इस तरीके से यहाँ पे 1 कूलम ले लेते हैं, यहाँ पे -2 कूलम ले लेते हैं, यहाँ पे 3 कूलम ले लेते हैं, और यहाँ पे -4 कूलम ले लेते हैं। और माना ये कितने पे, ये 1 मीटर पे ये ओरिजिन है, ये 2 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे है, ये 4 मीटर पे एंड सो ऑन, या ऐसे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। देन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चे फाइंड द फोर्स, नेट फोर्स ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है अब ये, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो। अब देखो इसके लिए सारे के सारे फोर्सेस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा हर एक की वजह से। तो आप कह सकते हो फोर्स ऑन ओ इज इक्वल टू, सब में के कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 1 मीन्स 1 अपॉन 1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -2 इंटू 1 मतलब -2 अपॉन 2 स्क्वायर। ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करोगे तो +3 अपॉन 3 स्क्वायर, -4 अपॉन 4 स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे के, आप इसे सॉल्व करो तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब इस सीरीज को आप लोग जानते हो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, इसे कहते हैं ln2। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका आंसर मिल गया के ln2 आंसर। ठीक है बच्चे, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कर लिया सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज के बिहाफ पे। अब इस सीरीज को आप ऐसा भी मतलब आप भाई बहुत तरीके के सीरीज होते हैं, nth नंबर ऑफ सीरीज को हम काउंट करते हैं, मान लो 1 से लेके इनफाइनाइट तक या 10 तक या n तक कोई नंबर गिवन है, उनका सम क्या होता है, n+1/2, ठीक है ना, उनका सम होता है। अब उस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए क्वेश्चन उस पे भी मैं करा देता हूँ। हाँ बच्चे देखिए, सेम क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या किया है, इसमें एक एक मीटर पे 1 कूलम, 8 कूलम, 27 कूलम, ऐसे 10th मीटर पे आपका 1000 कूलम, इस तरीके से रखा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट ओरिजिन। इस ओरिजिन पे आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है जो चार्ज रखा हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, नेट फोर्स ऑन ओ बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं के। अब देखो इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 1/1 स्क्वायर, प्लस इसकी वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2 स्क्वायर, प्लस 27/3 स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा 1000/10 स्क्वायर। बच्चे 1 सबसे मल्टीप्लाई है लेकिन कोई मतलब नहीं है, मैं लिख देता हूं इंटू 1, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, के 1 प्लस, ये बच्चे देखो यहाँ पे 8 और ये हो जाएगा 2, प्लस यहाँ आ जाएगा 3,
प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा यहाँ पे 10। तो आपको पता है कि n टर्न के लिए फॉर सम ऑफ n टर्न, ठीक है, ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n तक जाता है, इसका जो सम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ऐसे यहाँ पे इसका सम क्या हो जाएगा बच्चे, तो हम लिख सकते हैं FO इज इक्वल टू के, n की वैल्यू है 10 इंटू 10 प्लस 1 मीन्स 11 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 55 के न्यूटन आंसर। ये आपका आंसर है। तो कितना सिंपल सा है। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस आपके फोर्स से रिलेटेड, अभी तो मैंने सिर्फ फोर्स की बात की है, अभी पूरा का पूरा सुपर पोजिशन आपका बचा हुआ है। सुपर पोजिशन पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना, डेली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, और साथ में मैं 11th की भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चे। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर इट। थैंक यू बच्चों।